हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आत्मनिर्भर क्लासेज में। जैसा कि अपना लेसन 2 चल रहा था जिसका नाम था सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। अपन ने इस लेसन में जो प्राणियों में होने वाले रोग है यानी कि मनुष्यों में होने वाले रोग है उनका अध्ययन कर लिया था। आइए उससे आगे चलते हैं। आज उससे आगे अपन आज पढ़ेंगे कि जो सूक्ष्म जीव है क्या वो केवल इंसानों में या मनुष्यों में ही रोग उत्पन्न करते हैं या फिर ये जंतुओं में और पेड़ पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। तो इसके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सूक्ष्म जीव है वो केवल ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुत से जंतुओं में भी अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सूक्ष्म जीव जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। तो आज का अपना पहला टॉपिक है सूक्ष्म जीवों द्वारा जंतुओं में होने वाले रोग। वैसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा जंतुओं में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न किए जाते हैं, लेकिन हमें केवल एक यहाँ पे हल्का सा छोटे से रोग का नाम याद रखना है जो कि अपने सिलेबस में है। जो यहाँ पे जंतुओं के अंदर सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग की खोज की गई थी वो रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी। तो अपन को इस वैज्ञानिक का नाम याद होना चाहिए कि जंतुओं में होने वाले रोगों की खोज किसने की, तो वो की है रॉबर्ट कोच ने। जो रॉबर्ट कोच है उसने सन 1876 में ये खोज की थी, यानी कि 1876 में इसने अपने अध्ययन में पाया कि जो सूक्ष्म जीव है वो जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। इसके द्वारा जो जीवाणु खोजा गया था उस जीवाणु का नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। तो हमें इस जीवाणु का नाम भी याद होना चाहिए, बेसिलस एंथ्रेसिस। ये जो सूक्ष्म जीव या जीवाणु है इसके द्वारा एंथ्रेक्स नामक रोग जंतुओं में उत्पन्न किया जाता है। ये एक सामान्य रूप से सभी जंतुओं में पाया जाने वाला रोग है जो कि इसके कारण बहुत से जंतुओं की मृत्यु तक हो जाती है। तो इस रोग का और इसके रोग कारक का हमें नाम याद होना चाहिए। रोग कारक है इसका बेसिलस एंथ्रेसिस जो कि एक जीवाणु है और इसके द्वारा जो जंतुओं में रोग उत्पन्न किया जाता है उस रोग का नाम है एंथ्रेक्स रोग, यानी कि जैसा जीवाणु है वैसा का वैसा इस रोग का नाम भी है एंथ्रेक्स रोग। तो यहाँ पे इसको आप नोट कर लें, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन से जीवाणु के द्वारा एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न किया जाता है या फिर इस जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न किया जाता है और सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी जंतुओं में रोग की, तो ये की गई थी रॉबर्ट कोच के द्वारा। तो दोस्तों हमारे कोर्स में इतना ही था, तो हमें केवल इतना सा याद रखना है, ये जंतुओं में आने वाले रोग हमारे यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न किए जाते हैं लेकिन वो हम डिटेल हमारे कोर्स में नहीं है। इसके बाद अगली बात करते हैं हम पादपों में यानी कि पेड़ पौधों में सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग। यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव है उनके द्वारा पादपों में होने वाले रोगों का भी अध्ययन हमें करना है। जो सूक्ष्म जीव है ऐसा नहीं है केवल जंतुओं में और इंसानों में ही रोग उत्पन्न करते हैं। हम जो हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं, बहुत से फसलीय पादप देखते हैं, उनमें भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। हम अपने आसपास किसानों को आराम से कभी भी खेत में जो फसल का टाइम होता है उस टाइम हम दवाओं का छिड़काव करते हुए देख सकते हैं। तो आखिर वो दवाओं का छिड़काव क्यों कर रहे हैं? वो दवाओं का छिड़काव इसलिए कर रहे हैं ताकि रोग उत्पन्न होने से बचाया जा सके। यानी कि पेड़ पौधों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, इन रोगों से बचने के लिए उनमें कई प्रकार की दवाएं कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। तो उनमें से कुछ प्रमुख रोग हमें आज ध्यान में रखने हैं। इनमें से जो पहला रोग है वो रोग हमें जो पढ़ना है ये नींबू का कैंकर रोग। नींबू का कैंकर रोग या इसको सिट्रस कैंकर रोग भी बोलते हैं। कहीं अन्य स्थानों पर आपको सिट्रस कैंकर रोग भी देखने को मिलेगा, तो वो यही वाला रोग है। तो हम इसका नाम याद होना चाहिए नींबू का कैंकर रोग। तो दोस्तों आपने जैसा देखा होगा कि हम बहुत बार नींबू को देखते हैं तो उस पर काले रंग के धब्बे उपस्थित होते हैं, यानी कि उसमें काले रंग के दागनुमा चीजें चिन्ह बने रहेंगे। ऐसे नींबू को हम उपयोग करना पसंद नहीं करते हैं और उसको हम अच्छा नहीं मानते, उसकी क्वालिटी को निम्न मानते। तो ऐसा उस पे काले धब्बे कहाँ से उत्पन्न हुए? तो काले धब्बे जो उत्पन्न होते हैं वो इस रोग के कारण ही होंगे, यानी कि कैंकर रोग उस नींबू में हो गया तो उसमें काले रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाएंगे। ये जो रोग होता है ये कौन से सूक्ष्म जीव से होता है? तो ये होता है जीवाणु के द्वारा। ये रोग जीवाणु के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और जीवाणु के द्वारा ये उत्पन्न तो किया जा रहा है लेकिन ये जीवाणु वहां नींबू के पेड़ तक या नींबू तक पहुंच कैसे रहा है? तो ये वहां पे पहुंचता है वायु के द्वारा।
तो संचरण का तरीका हमें याद रखना है कि संचरण होगा इसका वायु के द्वारा, और ये जीवाणु जनित रोग है, और रोग का नाम क्या है, नींबू का कैंकर रोग। ये रोग अपने आसपास कहीं पे भी आपको नींबू के पेड़ में सामान्य रूप से देखने को मिल जाएगा। यानी कि नींबू पे यदि काले रंग के धब्बे बने हुए हैं तो समझ जाओ उसमें कौन सा रोग हो गया, सिट्रस कैंकर या नींबू का कैंकर रोग। दूसरा रोग हमें पढ़ना है इसमें गेहूं का रस्ट रोग। तो ये गेहूं का रस्ट रोग जो होता है, इस रोग में जो गेहूं है उसमें भी काले काले रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि बहुत बार हम गेहूं लाते हैं तो हल्के कालेपन पे दिखे हुए जैसे फफूंद जमती है उस तरह के गेहूं हमें नजर आएंगे, यानी कि वो हल्के कालेपन पे रहेंगे। तो वो गेहूं काले कैसे हो गए, उनकी क्वालिटी में ये अंतर उत्पन्न कैसे हुआ, तो इसका कारण भी सूक्ष्म जीव है दोस्तों। और यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव है वो है कवक। यानी कि गेहूं की जो रस्ट रोग है ये कवक जनित रोग है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है गेहूं की जो रस्ट रोग उत्पन्न होती है ये कौन से सूक्ष्म जीव से हो रही है, तो ये कवक के द्वारा उत्पन्न होती है। फिर ये कवक आखिर उस पेड़ तक पहुंचा कैसे, तो इसका भी आंसर है एक तो वायु के माध्यम से ये पहुंचता है और दूसरा बीज के माध्यम से। यानी कि बीज पहले से ही संक्रमित है तो उससे जो फसल उत्पन्न होगी उसमें रोग पहले से उपस्थित रहेगा, या फिर वायु के माध्यम से भी कवक जो है वो सामान्य खेत में पहुंच जाएगी और वहां पे गेहूं की रस्ट रोग उत्पन्न कर देगी। तो ये गेहूं हम जब बाजार से लाते हैं तो बहुत बार हम देखते हैं काले रंग के गेहूं नजर आएंगे, तो उसमें यही रोग उत्पन्न रहता है। अगला आता है हमारा तीसरा रोग भिंडी की पीत रोग। भिंडी की पीत रोग है ये वायरस जनित रोग है और ये कीटों के द्वारा फैलाया जाता है। जो भिंडी की फसल है उसकी भी उत्पादन क्षमता में ये रोग कमी कर देता है और उसकी जो क्वालिटी है उसको भी ये निम्न लेवल की कर देगा। तो भिंडी में बहुत बार हमें दाग नजर आएंगे, या फिर जो भिंडी होती है वो आने से पहले ही उसका डंठल गल जाएगा और वहीं पे गिर जाएगी। तो इसके लिए कौन सा रोग जिम्मेदार होता है, वो होता है भिंडी की पित्त रोग। यानी कि भिंडी का पूरा विकास नहीं होगा उससे पहले ही वो गिर जाएगी या सूख जाएगी। तो भिंडी की पित्त रोग जो होता है ये एक वायरस जनित रोग है, और ये वायरस आखिर उस पेड़ तक आ कैसे रहा है, तो इसको लाने का कार्य करते कीट। यानी कि कीट इस रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाएंगे। तो दोस्तों ये जो रोग है आपके कोर्स में तीनों रोग हैं और इन पे क्वेश्चन आने के बहुत अधिक चांस होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसके द्वारा हो रहा है, रोग का नाम क्या है और उसका संचरण का तरीका क्या है। संचरण का तरीका नहीं, वो फैलता कैसे। यदि इन तीनों रोग को आप रट लेते हो तो पक्का आपकी एक रोग यहाँ से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये जो है तीनों ही रोग या फसल में जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं वो सभी उत्पादन क्षमता में भी कमी कर देते हैं और जो फसल की गुणवत्ता होती है उसमें भी कमी कर देते हैं। यानी कि ये हमें आर्थिक नुकसान सीधे सीधे पहुंचाते हैं। तो इन रोगों को आप नोट डाउन कीजिए, इसके आगे अपन फिर पढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों जो अपन ने सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग है उनके बारे में पूरा अध्ययन कर लिया है, उन रोगों को हमने जान लिया है। इसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है वो है खाद्य विषाक्तता, या इसको खाद्य विषाक्तता भी बोलते हैं। जो खाद्य विषाक्तता होती है क्या होती है, आप में से बहुत से लोग इसको जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे जानते सब है लेकिन इसका नाम नहीं जानते होंगे। तो जो इसका नाम है खाद्य विषाक्तता, ये हमें हमारे घर में रोजाना देखने को मिल जाएगी। यानी कि कोई भी खाने को हम लंबे समय तक रख देते हैं तो वो कुछ समय पश्चात खराब हो जाता है। यानी कि अपनी सामान्य लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि खाना बास गया, यानी कि वो ऐसा खराब खाना जिसमें सूक्ष्मजीव संक्रमित कर देते हैं, ऐसे खाने में कई विषैले पदार्थ उपस्थित हो जाएंगे या उसकी जो गुणवत्ता है वो विषयुक्त हो जाएगी। तो ऐसे खराब भोजन को जब कोई स्वस्थ व्यक्ति ग्रहण कर लेता है तो ऐसे भोजन को ग्रहण करने से उस स्वस्थ व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाएगा। उसमें विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसे उल्टी, दस्त, चक्कर आना और भी कई तरह के पीड़ाएं हमें उत्पन्न हो सकती है और कभी कभी हमारी मृत्यु तक इस घटना से हो जाती है। तो ये क्रिया हमारी कहलाती है खाद्य विषाक्तता। एक बार और समझना इसको, कोई भी खाने को यदि हम लंबे समय तक रख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसका खराब होने का कारण मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि उसके खराब होने का कारण है सूक्ष्मजीव। यानी कि उस खुले हुए खाने में, लंबे समय तक रखे हुए खाने में सूक्ष्मजीव उत्पन्न हो जाते हैं और वो सूक्ष्मजीव जो होते हैं कई प्रकार के विषैले पदार्थों का स्त्रवण उस भोजन में कर देते हैं। फिर ऐसे खराब भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं
तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जिससे हमारी तबीयत खराब हो सकती है, यानी कि उल्टी, दस्त, बुखार और भी कई तरह के लक्षण हमें दिखाई दे सकते हैं। कभी कभी हमारी मृत्यु भी इस घटना में हो सकती है। तो ये जो हमारी तबीयत खराब हो जाती है सिर्फ दूषित खाने को खाने से, ये क्रिया कहलाती है फूड पॉइजन, या फिर बोल सकते हैं खाद्य विषाक्तता। तो दोस्तों इससे अभी कुछ दिनों पहले भी अखबार में एक खबर जैसे मैंने पढ़ी होगी, आपने भी पढ़ी हो, कि घर पे किसी ने चटनी बना के रख रखी थी। तो उस चटनी को उन्होंने 7 दिन तक रख के रखा, और 7 दिनों के पश्चात उस फैमिली ने उस चटनी का जैसे ही उपयोग किया तो जितने भी 4 से 5 सदस्य उनके घर में थे उन सबकी मृत्यु हो गई। पड़ोसियों को बाद में पता लगा, तो उन्होंने जब भोजन वहां पे देखा तो उन्होंने सबने चटनी खाई थी, उनका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें मृत्यु का कारण क्या आया, खाद्य विषाक्तता, यानी कि ये एक गंभीर रोग है। तो इससे हमें सावधान रहना चाहिए। हमें जो है भोजन वो लंबे समय तक स्टोर किया हुआ भोजन कभी भी उपयोग करना नहीं चाहिए, और हमारे भोजन को हमेशा हमें ढक के रखना चाहिए। और कोई खाद्य सामग्री हम ले रहे हैं तो वो पैकिंग वाली होनी चाहिए, यानी कि खुली नहीं होनी चाहिए, तो हम इससे बच सकते हैं। तो आप इसको पूरा नोट कर लेना, और आपको आशा है ये समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम इस खाद्य विषाक्तता से बच कैसे सकते हैं, यानी कि भोजन को खराब होने से बचा कैसे सकते हैं, इसका अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। जिन भी भैया बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, पढ़ाई से अभी तक दूर है, तो उन तक इसको शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को सतत रूप से जारी रख सके। धन्यवाद।